हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग आज फिर से लेकर आ गए हैं जो एसएसटी का जो महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो 2024 बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 81 नंबर से शुरुआत करने वाले हैं। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। हिंद चीन में फ्रांसीसी का वर्णन करें। आंसर है 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापार हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके बाद फ्रांस ने कोचिन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। और है जो 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके कारण इसके बाद फ्रांस ने कोचिन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस में धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। कह रहा है कि हिंद चीन को मतलब ये ना समझिएगा लोग जे हिंदुस्तान और चीन। हिंद चीन का मतलब होता है 3, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। आंसर है जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस के उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पोलेग्निक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलेग्निक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग के स्थापना तथा उससे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पोलेग्निक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलेग्निक विरोध में आवाज़ उठाने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स 10 ने 20 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फिर इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति था। कह रहा है कि जो जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ था और फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता की एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स 10 ने पोलेग्निक को प्रधानमंत्री बनाया और पोलेग्निक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसके विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन पोलेग्निक के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। जो पोलेग्निक जो नियम लगाया था वह उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझ लिया। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलेग्निक विरोध में आवाज़ उठाने लगा और जब प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादी जो थे वो पोलेग्निक के विरोध में आवाज़ उठाने लगे और विरोध के जवाब रूप में चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया और फिर इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जो फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति था। अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आंसर है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ था, जिसके देश में बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ गया था।
सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और जुलूस निकालने लगे, जो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के होने का कारण बना। और देखिए, इसका कहने का मतलब है 1848 ईस्वी के जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण है वो 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और इसके जो शासन काल में कोई भी एक सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ था, जिससे देश में बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ गया था। सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे, लोग जुलूस निकालने लगे, और इसलिए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का होने का कारण रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित दो कारण है। एक नंबर में कह रहा है जार का शासन अफसरशाही था, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। और दूसरा कह रहा है जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। और इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जिनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। कह रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस की सहायता करने के लिए घुसा था, लेकिन धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। और इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जिनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। ये 1954 ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण का प्रभाव पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दो तरह के प्रभाव पड़े। एक नंबर में कह रहा है सकारात्मक प्रभाव, एक नंबर में सकारात्मक प्रभाव कृषि उत्पादन में वृद्धि, 2 नंबर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, 3 नंबर में बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं बीमा कंपनियों का आगमन, 4 नंबर में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्धता। अगला क्वेश्चन नकारात्मक प्रभाव, रोजगार पर विपरीत प्रभाव, 2 नंबर में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव, 3 नंबर में कह रहा है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश, और चौथा कह रहा है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम आदमी का वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव को लिखे। आंसर है आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव निम्नलिखित है। 1 नंबर में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, 2 नंबर में उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, और 3 नंबर में श्रम संगठनों का बुरा प्रभाव, 4 नंबर में मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई, और 5 नंबर में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। 6 नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। जो यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बिहार में जूट के बड़े कारखाने कहाँ कहाँ हैं, 3। तो कितने हैं, तो 3, और कहाँ कहाँ है, तो कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। वर्तमान में सिर्फ कटिहार कारखाना कार्यरत है, जो कटिहार में है वर्तमान में वहीं कार्यरत है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आज़ादी से पहले जो बिहार में जूट कारखाना था वो कितना था, तो 110 मारिएगा लोग। इसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में एक ही केंद्रित थे, लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण हम उद्योग को भारी झटका लगा। कह रहा है कि जो इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग था वह बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग पर भारी झटका लगा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी से बचने का प्रमुख उपाय लिखे। आंसर है सुनामी से बचने का निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। 1 नंबर में समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्ष का लगाना, यानी कि मैंग्रोव वृक्ष है जो झाड़ी ओड़ी उसमें रहता है, जो समुद्र की लहरें उड़ती हैं तो उसको रोकने का काम मैंग्रोव वन करता है। दूसरा कह रहा है कि मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। कह रहा है जो मकान हमें बनाना चाहिए वो समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर बनाना चाहिए। तीसरा कह रहा है उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो उपग्रहों द्वारा जो चेतावनी दिया जाता है उसे ध्यान देना चाहिए। देखिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। ये जो 90 नंबर है क्वेश्चन, जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है, ये हम लोग आंसर आज लाना भूल गए हैं, वो कल देखेंगे। तो फाइनली आज कल फिर मिलते हैं इसी फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ अगले वीडियो में। तो थैंक यू।